जी अस्सलाम वालेकुम। कैफिट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 111, चैप्टर हमारा चल रहा है क्वालिटी कंट्रोल इन ऑडिट। मॉर्निंग वाले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के स्टडी किए थे। क्विक रिवीजन हम मॉर्निंग के कंसेप्ट्स की भी करेंगे, फिर इसके बाद इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। मज़ीद इसके अलावा कोई टॉपिक हम नहीं करेंगे, सिर्फ ये चैप्टर कंक्लूड करना है और ख़त्म लेक्चर। फिर बाकी इंशाल्लाह कल के लेक्चर में देखेंगे। जो चैप्टर रिलेट करता है जिस टॉपिक से, वो है क्वालिटी कंट्रोल इन ऑडिट के ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है कि फर्म के अंदर ऑडिट फर्म के अंदर ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे क्वालिटी इंश्योर हो सके कि ऑडिट किया गया है, इसमें क्वालिटी को इंश्योर किया गया, यानी जो प्रोसीजर्स परफॉर्म किए गए, ऑडिट किया गया, रिपोर्ट दी गई, वो सारे के सारे आईएसएस और एप्लीकेबल लॉज के मुताबिक हैं। जो प्रोसीजर परफॉर्म किए वो भी सारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक प्लानिंग की गई, परफॉर्मेंस की गई और अकॉर्डिंगली रिपोर्ट इशू की गई। ये ऑब्जेक्टिव है बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम का। अच्छा, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को इंश्योर करने के लिए स्टैंडर्ड ने हमें 6 एरियाज बताए हैं। कहता है फर्म के अंदर आप 6 एरियाज पे काम कर लें, 6 एरियाज पे क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर लें, तो समझ लीजिए कि आपकी जितनी भी ऑडिट इंगेजमेंट वो फर्म उसमें इन्वॉल्व है, वो सारी की सारी क्वालिटी कंट्रोल्स के मुताबिक होंगी। वो 6 एरियाज कौन से हैं? वो जो 6 एरियाज हैं जो स्टैंडर्ड हमें बताता है, एक कहता है लीडरशिप, जिसमें वो फोकस करता है कि विद इन द फर्म जो पार्टनर्स है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, क्योंकि किसी ना किसी बंदे को तो रिस्पॉन्सिबल होना है, तो पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ओवरऑल कंट्रोल क्वालिटी इंश्योर करने के लिए विद इन द ऑडिट। यानी इवन अगर कोई जूनियर टीम मेंबर भी किसी आईएसएस की वायलेशन करता है, पुअर क्वालिटी का काम करता है, तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? पार्टनर की होगी। तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर की है। यह है पहला एलिमेंट, लीडरशिप। क्योंकि लीडरशिप अगर क्वालिटी को फोकस करेगी, प्रमोट करेगी, तो क्वालिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट होगी। अगर लीडरशिप उसके ऊपर अमल नहीं करेगी, उसे एम्फसाइज नहीं करेगी, तो क्वालिटी प्रमोट नहीं हो सकेगी। पहली चीज उसने हमें ये बताई, ये क्लियर। फिर इसके बाद दूसरी चीज उसने बताई कि ऑडिट शुरू करने से भी पहले अहम है आप इंश्योर कर ले कि क्या आप एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर सकते हैं। ये एथिकल रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस, याद रखिए, ये सिर्फ एक्सेप्टेंस स्टेज का इशू नहीं है, बल्कि ये थ्रू आउट द ऑडिट इशू है। इसलिए वो ये कहता है कि आपने कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंश्योर करनी है, एक्सेप्टेंस स्टेज पे भी क्या आप इंडिपेंडेंट है, और थ्रू आउट द ऑडिट भी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करना है। अब चूंकि स्टार्ट में पहले हमने पढ़ लिया है कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंगेजमेंट पार्टनर की होती है, तो इंगेजमेंट पार्टनर को ही यहाँ पे भी, इस एलिमेंट में भी उन्होंने इंगेजमेंट पार्टनर को ही जिम्मेदार करार दिया कि इंगेजमेंट पार्टनर ये इंश्योर करेगा, थ्रू आउट द ऑडिट अलर्ट रहेगा कि कहीं कोई एथिकल रिक्वायरमेंट्स की वायलेशन तो नहीं हो रही, जो किसी भी एथिकल रिक्वायरमेंट खास तौर पे इंडिपेंडेंस को इफेक्ट कर रही हो। और अगर ऐसा कोई इवेंट सामने आता है, जिससे एथिकल रिक्वायरमेंट्स की वायलेशन हो रही हो, तो उसने उसके ऊपर एप्रोप्रिएट एक्शन लेना है। ठीक है। और फिर बाद में सब्सिक्वेंटली हम एंड में जाके देखेंगे, वो इनको डॉक्यूमेंट भी करता है। और एंड में ओवरऑल कंक्लूजन के इंगेजमेंट, सारी इंगेजमेंट टीम जिसमें सारे लोग शामिल हैं, सारी की सारी इंगेजमेंट टीम स्टार्ट से लेके एंड तक इंडिपेंडेंट रही है, कहीं पे कोई इंडिपेंडेंस को इंपेयर करने वाला इशू नहीं आया। ये कंक्लूजन इंगेजमेंट पार्टनर ने लिखना होता है, क्योंकि आपको याद होगा हमने लिस्टेड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में भी पढ़ा था कि वो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स के बारे में जिक्र किया जाता है। तो यहां पे हमने स्टडी किया एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंगेजमेंट पार्टनर ने थ्रू आउट द ऑडिट। स्टार्ट में तो फर्म ने देख ली होंगी ना, थ्रू आउट द ऑडिट इंगेजमेंट पार्टनर ने अलर्ट रहना है, और एंड पे कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि टीम सारी इंडिपेंडेंट थी, इंडिपेंडेंटली काम हुआ। फिर इसके बाद एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस, इसमें अब देखें क्लाइंट को एक्सेप्ट करना किसने है, ये फर्म लेवल का डिसीजन होता है, फर्म लेवल का, यानी जो एक पूरा समझ ले कलेक्टिवली सारे पार्टनर्स या कुछ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में पार्टनर्स वो डिसीजन करते हैं कि हमें किस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए।
तो फर्म स्टेप नंबर 1 में फर्म एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर परफॉर्म करेगी। स्टेप नंबर 2 में एंगेजमेंट पार्टनर जिसको कोई क्लाइंट एलोकेट हुआ है वो ये इंश्योर करेगा क्या कि एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर परफॉर्म हुए हो। पार्टनर शैल इंश्योर दैट प्रोसीजर आर परफॉर्म एंड कंक्लूजन इज एप्रोप्रिएट। कंक्लूजन एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है कि सही कंक्लूजन, यानी कोई मैनेजमेंट इंटेग्रिटी का इशू नहीं था। अगर मैनेजमेंट इंटेग्रिटी का इशू था तो उस क्लाइंट को रिजेक्ट कर दिया गया हो। और फिर कंपनी अगर उसे कोई ड्यूरिंग ऑडिट फर्दर इंफॉर्मेशन ऐसी मिलती है जो एक्सेप्टेंस के डिसीजन को इफेक्ट कर सकती है वो कम्युनिकेट करेगा। जैसे एथिकल रिक्वायरमेंट्स में हमने पढ़ा था ना कि उसने थ्रू आउट द ऑडिट अलर्ट रहना है। अगर कोई ऐसा थ्रेट, ऐसा इशू सामने आता है जो सब्सिक्वेंटली ड्यूरिंग ऑडिट एंगेजमेंट की इंडिपेंडेंस को इफेक्ट कर सकता है तो वो मैटर भी उसने उसके ऊपर एक्शन लेना है। उसी तरह यहाँ पे भी एक्सेप्टेंस एलिमेंट में भी वो एक्शन लेगा, फर्म को बताएगा। 3 एलिमेंट हमने स्टडी कर लिए क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को इंश्योर करने के लिए। एक लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर और तीसरा एथिकल रिक्वायरमेंट्स। अब नेक्स्ट असाइनमेंट ऑफ टीम के टीम ऐसी असाइन करनी चाहिए किसी भी ऑडिट पे जो कि सफिशिएंट कॉम्पिटेंट हो, एक्सपीरियंस हो, और एक्सपर्ट की जरूरत है तो उसे भी टीम का हिस्सा बनाया जाए। ठीक है। अब मुझे ये बताइए अगर कोई क्लाइंट कम्प्लेक्स है, कोई जैसे बैंकिंग सेक्टर है या कोई ऐसा सेक्टर है जिसमें कम्प्लेक्स रेगुलेशंस इन्वॉल्व है, सब्सिक्वेंटली जाके ये कहना कि सर हम डेडलाइन पे अपना ऑडिट कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑडिट जो है ये बहुत कम्प्लेक्स, इसमें रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा लीगल कंप्लायंस की हैं, क्या ये एक्सक्यूज एक्सेप्टेबल है? बाद में ये कहना एक्सेप्ट करने के बाद कि सर हमारे पास तो इतनी एक्सपर्टीज ही नहीं है, हम ये ऑडिट नहीं कर सकते, इस बेस पे विड्रॉ करना कि हमारे पास इतनी कॉम्पिटेंस नहीं है, क्या ये एक्सेप्टेबल है? ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये स्टार्ट में आपने डिसाइड करना है। अगर फर्ज कीजिए कि शुरू में हमने एंगेजमेंट टीम की प्लानिंग की और बाद में पता चला ट्रेनी स्टूडेंट्स के पेपर होते हैं तो वो 1.5 महीने की छुट्टी पे चले जाते हैं, तो आधी से ज़्यादा टीम के पेपर्स थे वो 1.5 महीने की छुट्टी पे चले गए, जिसकी वजह से रिपोर्टिंग डेडलाइन डिले हो गई। क्या ये डिले एक्सेप्टेबल है? एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेंस के बाद कंसिडर करनी है। और अगर आपको पता है कि जी आपकी टीम छुट्टियों पे चली जाएगी तो पहले प्लान करें, पहले प्लान करें। ठीक है। अब बैंक का ऑडिट करने के लिए आपने भिजवा दिया आई.कॉम बी.कॉम को, पास स्टूडेंट्स को, जिनके पास इतनी एक्सपर्ट, इतना नॉलेज, कॉम्पिटेंस नहीं है, क्या ये एक्सेप्टेबल है? नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए क्योंकि जो दूसरे मोर कॉम्पिटेंट स्टाफ थे वो दूसरी एंगेजमेंट में बिजी थे। ये सारी चीजें आपने असाइनमेंट ऑफ टीम स्टेज पे कंसीडर करनी है। और ये बताइए ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? लीडरशिप में हमने पढ़ लिया था, ये अल्टीमेटली एंगेजमेंट पार्टनर की, एंगेजमेंट पार्टनर टीम के एक एक पर्सन के बारे में डिसाइड करता है, इस एंगेजमेंट में इस बंदे को लेके जाना है, इस बंदे को लेके जाना है, इस बंदे को लेके जाना है। कल क्लार्क होगी, क्योंकि उसे पता है कल क्लार्क को अगर टाइम पे कंप्लीट एंगेजमेंट ना हुई, प्रोसीजर परफॉर्म ना कर सके तो वो जिम्मेदारी एंगेजमेंट पार्टनर की है। असाइनमेंट ऑफ टीम, ये 4 हम स्टडी कर चुके थे। अब हम 5th एलिमेंट की तरफ आते हैं। 5th जो कि प्रोबेबली सबसे ज्यादा अहम है रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, परफॉर्मेंस। ठीक है। एंगेजमेंट को क्या प्रॉपरली प्लान एंड परफॉर्म होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, ये सिखा रहे हैं हमें इसमें। और कौन इंश्योर करेगा प्रॉपर प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस? एंगेजमेंट पार्टनर। अच्छा, इसमें क्या बता रहे हैं? इसमें कह रहा है सबसे पहले डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। 1 मिनट पॉज कीजिएगा जी। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में हमें क्या बता रहा है कि एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंश्योर करे टीम ने सारे प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं। प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए अगर किसी किस्म की उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत थी तो उन्होंने एक दूसरे से इश्यूज को कंसल्ट किया है। कंसल्टेशन का मतलब क्या होता है?
कि अगर कोई चीज़ समझ में ना आए किसी सीनियर से पूछ लेना चाहिए। ये कंसल्टेशन याद रखें एक अहम एलिमेंट होता है इंगेजमेंट परफॉर्मेंस के दौरान, क्योंकि कोई भी टीम मेंबर ऐसा नहीं होता कि उसे वो जैसे ही ऑडिट प्लान पढ़े और उसे पता चल जाए कि क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, कोई सवाल पूछने की ज़रूरत पड़ती है। ये कंसल्टेशन याद रखें विद इन द इंगेजमेंट टीम भी हो सकती है और आउटसाइड द इंगेजमेंट टीम भी हो सकती है। विद इन द इंगेजमेंट टीम जूनियर किसी सीनियर से पूछता है और इवन पार्टनर लेवल पे भी ये इशू आ सकता है कि बाज़ औक़ात कुछ चीज़ों के ऊपर क्लैरिफिकेशन गाइडेंस चाहिए होती है, तो पार्टनर भी पूछ सकता है। लेकिन याद रखिए किसी से कंसल्टेशन करते हुए अगर आउटसाइड दी फर्म कंसल्टेशन करते हैं, जैसे ICAP से कर सकते हैं, तो हमने कॉन्फिडेंशियलिटी को सामने रखते हुए इशू तो डिस्कस करना है, क्लाइंट का नाम डिस्क्लोज नहीं करना कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से। तो ये हमारा परफॉर्मेंस स्टेज में सबसे पहली चीज डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। ये मैं पहले भी कई दफा आपको बता चुका हूं कि तीनों अल्फाज में क्या फर्क है। प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए टीम को पहले गाइड करना क्या करना है, जब टीम प्रोसीजर परफॉर्म कर रही हो चेक करना साथ, और रिव्यू एंड में ये देखना कि क्या जो कहा गया था उसके मुताबिक प्रोसीजर परफॉर्म हुए है कि नहीं। ये है डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। एंगेजमेंट पार्टनर क्या इंश्योर करेगा कि प्रॉपर डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ एंगेजमेंट हुई है और ऑडिट रिपोर्ट साइन होने से पहले पहले सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो चुका है। सिंपल, कोई नई चीज नहीं है इसमें। हमें पता है कि हमने ये इंश्योर करना होता है प्रॉपर डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू भी और एविडेंस ऑब्टेन होगी। फिर कंसल्टेशन, एंगेजमेंट पार्टनर इंश्योर करेगा कि डिफरेंट मैटर्स पे अगर किसी कंसल्टेशन की जरूरत है तो वो कंसल्टेशन टीम को करनी चाहिए कि नहीं, इनकरेज करना चाहिए कि नहीं कि एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सिर्फ विद इन द फर्म कंसल्टेशन पॉसिबल है कि आउटसाइड द फर्म भी? आउटसाइड, लेकिन आउटसाइड द फर्म कंसल्टेशन करने से पहले कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करना है, ठीक है। और जो भी कंसल्टेशन की गई है, कंसल्टेशन के बाद जिस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं उसको डॉक्यूमेंट करना है और उस कंक्लूजन को इम्प्लीमेंट भी करना है, कंसल्टेशन। और थर्ड, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। देखिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जैसे हमारा क्लाइंट के साथ तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है ना, ऑडिटर का क्लाइंट के साथ। इस सूरत हाल में क्या करते हैं हम, किसका पॉइंट ऑफ डिस्कस करते हैं। अगर इशू रिजॉल्व ना हो सके तो ऑडिटर अपने ओपिनियन के मुताबिक रिपोर्ट इशू करता है और उसमें क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। इसी तरह क्या ऐसा पॉसिबल है कि जिस तरह ऑडिटर की क्लाइंट के साथ डिसएग्रीमेंट हो सकता है, उसी तरह डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद इन द टीम भी हो, किसी जूनियर का टीम मेंबर के साथ कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। इस सूरत हाल में क्या होना चाहिए, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं इस सूरत हाल में फर्म के पॉलिसी को फॉलो करना है, फर्म की पॉलिसी को फॉलो करना है। जैसे फर्म की एक पॉलिसी ये स्टैंडर्ड नहीं एग्जांपल दी, खुद से बता रहा हूं। फर्म की एक पॉलिसी ये हो सकती है कि अगर किसी सीनियर का जूनियर के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा, कन्फ्लिक्ट आएगा, तो फर्म की पॉलिसी को फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन में सीनियर का पॉइंट ऑफ व्यू प्रिवेल करेगा, सीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ऑडिट को आगे लेके चलना है। हाँ, लेकिन जूनियर का पॉइंट ऑफ व्यू भी डॉक्यूमेंट जरूर किया जाएगा ताकि जो रिव्यू करने के लिए कल का कोई बंदा है उससे पता चले कि सिग्निफिकेंट मैटर के ऊपर सीनियर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था और जूनियर का उसका पॉइंट ऑफ व्यू तो सामने है। जैसे आपने देखा होगा वो लीगल केसेस में वो क्या इख्तलाफी नोट दिया जाता है, तो फैसला चाहे मेजोरिटी का होगा, फैसला चाहे सीनियर का होगा, लेकिन अगर जूनियर ने उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है तो उसको डॉक्यूमेंट किया जाएगा। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का रोल है। तो परफॉर्मेंस में टोटल 4 चीजें हमें उसने बताई, 4 चीजें। कौन कौन सी? पहले डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। इसमें क्या बता रहा है कि पार्टनर इंश्योर करेगा प्रॉपर डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ एंगेजमेंट टीम और इंश्योर करेगा कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया गया है रिपोर्ट से पहले। दूसरे नंबर पे परफॉर्मेंस के बाद कंसल्टेशन,
जिसमें एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इफेक्टिव कंसल्टेशन को प्रमोट करेगा, इंश्योर करेगा कि जिन ज़रूरी मामलात पे कंसल्टेशन होनी चाहिए वहाँ पे विद इन द एंगेजमेंट टीम भी, और अगर ज़रूरत हो आउटसाइड द एंगेजमेंट टीम भी कंसल्टेशन हो। तीसरा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अगर किसी टीम मेंबर का दूसरे टीम मेंबर के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो जो सीनियर का पॉइंट ऑफ व्यू है वो प्रिवेल करेगा, लेकिन जूनियर के लिखा हुआ है उसने बेसिकली कि फर्म के पॉलिसी के मुताबिक रिजॉल्व करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे समझा है आपको, सीनियर का प्रिवेल करेगा पॉइंट ऑफ व्यू और जूनियर का डॉक्यूमेंट कर देंगे। क्लियर भाई? सीनियर गलत, जूनियर समझ रहा होगा ना सीनियर गलत है, हो सकता है असल में सीनियर का ज्यादा चांस यही है कि जूनियर ही गलत। देखिए जितने भी आपने केस स्टडी की उसमें बहुत सी जगहों पे क्लाइंट और ऑडिटर का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, तो उसमें कौन ठीक होता था? ऑडिटर। उसी तरह सीनियर और जूनियर में जब कंफ्लिक्ट तो नॉर्मली, लेकिन याद रखे डॉक्यूमेंट्स के एंड में पार्टनर रिव्यू भी तो करता है, तो अगर दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सामने होगा तो पार्टनर फैसला नहीं कर लेगा कौन ठीक है कौन गलत। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आपको मैंने एक टर्म बताई थी, शायद फर्क बताया था 3 टर्म्स में, एक शाबाश रिव्यू, एक क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू और एक रिव्यू एंगेजमेंट। फर्क क्या था तीनों में? रिव्यू एंगेजमेंट तो एक एंगेजमेंट ही डिफरेंट है जिसमें लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है। लफ्ज रिव्यू का मतलब है किसी जूनियर टीम मेंबर का काम कोई सीनियर पर्सन चेक करे, और याद रखे विद इन दी एंगेजमेंट, एक ऑडिट एंगेजमेंट में हर बंदे का रिव्यू होता है। जूनियर का रिव्यू सेमी सीनियर करता है, सेमी सीनियर का रिव्यू सीनियर करता है, सीनियर का रिव्यू मैनेजर करता है, मैनेजर का रिव्यू पार्टनर करता है। अगर तो नॉर्मल हालात हो, अनलिस्टेड कंपनी हो, तो बात यही खत्म हो जाती है, लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी हो तो पार्टनर का भी रिव्यू होता है, पार्टनर का भी रिव्यू होता है। और पार्टनर का रिव्यू कौन करता है? क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। पार्टनर का रिव्यू कौन करता है? क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। ये क्वालिटी मुझे कल्पना दे, अभी बताता हूँ। आई कैप है कि SCCP है, थोड़ा ठहर तो सही मेरे भाई, ठहर तो सही। इतनी भी क्या जल्दी है, इतने भी क्या जल्दी मेरे भाई? क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होगा। ये क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू 2 तरह का होता है। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू है क्या कि पूरी की पूरी टीम के काम का रिव्यू करना कि क्या उन्होंने काम सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया है, या उन्होंने सिग्निफिकेंट जजमेंट्स जो अप्लाई करनी थी वो विदाउट एनी बायस अप्लाई की हैं, क्या उन्होंने रिपोर्ट जो दी है वो सर्कमस्टांसिस के मुताबिक एप्रोप्रिएट है। ये पूरी की पूरी टीम का एक दफ़ा ऐसा बंदा रिव्यू करता है जो कौन है? टीम से बाहर है। रिव्यू में और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में यही फर्क है कि रिव्यू में विद इन द एंगेजमेंट टीम सीनियर पर्सन जूनियर के काम को चेक करता है, और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में आउटसाइड द टीम, आउटसाइड द टीम वो पर्सन, याद रखे विद इन द फर्म भी होगा आउटसाइड द टीम, लेकिन विद इन द फर्म भी हो सकता है और आउटसाइड द फर्म भी हो सकता है। विद इन द फर्म हो उसे हम कहते हैं इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, आउटसाइड द फर्म हो उसे कहते हैं एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, जो कि आई कैप की तरफ इशारा कर रहा है। यहां पे हमारे सिलेबस में याद रखें एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू की बात कि जितने भी ये प्रोसीजर परफॉर्म किए गए हैं, जितने भी ये प्रोसीजर परफॉर्म किए गए हैं उनको क्या कोई पर्सन क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करेगा? देखिए रिव्यू तो है, रिव्यू तो यहाँ पे पार्टनर ने कर लिया, पार्टनर ने कर लिया। अब इन सारे प्रोसीजर्स का दोबारा से कोई पर्सन चेकिंग करने आ रहा है, लेकिन इसको क्या कहेंगे? क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। याद रखें क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू अलहदा कंसेप्ट है, रिव्यू अलहदा कंसेप्ट, और इवन क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में भी 2 कंसेप्ट्स हैं।
एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। जो हमारे सिलेबस में वो क्या है? इंटरनल का एक फर्क मैंने आपको बता दिया कि ये नॉर्मली विद इन द फर्म ही कोई बंदा है, ठीक है, और एक्सटर्नल से मुराद आई कैप। इसका एक दूसरा फर्क भी है कि इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू ऑडिट रिपोर्ट साइन होने से पहले होता है और एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद होता है, 2-3-4 महीने बाद। आपको याद होगा ये एग्जांपल हमने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में भी पढ़े थे। चेंजेस इन डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट में हमने कहा था फाइल असेंबली पीरियड के बाद बाज़ औक़ात कुछ डॉक्यूमेंट्स में चेंज होता है। उसकी रीज़न क्या पड़ी थी कि हो सकता है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में आई कैप आके कुछ हमसे चीज़ें पूछे एक्सप्लेनेटरी। तो परफॉर्मेंस कंपोनेंट में क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के 6 कंपोनेंट्स थे, ठीक है। कौन कौन से कंपोनेंट्स थे? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर, असाइनमेंट ऑफ टीम, परफॉर्मेंस और फिर इसके बाद मॉनिटरिंग। परफॉर्मेंस में फर्दर उसने हमें 4 सब पॉइंट्स बताए। पहले उसने एक परफॉर्मेंस में ये कहा डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू होनी चाहिए टीम की। हमने कहा बिल्कुल ठीक। फिर उसने कहा कंसल्टेशन होनी चाहिए सिग्निफिकेंट मैटर्स पे। हमने कहा ठीक। उसने कहा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में क्या करना है वो भी सिखा दिया। अब क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू की बात कर रहा है। पहली चीज ये समझ लीजिए कि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हर क्लाइंट का नहीं होता। कुछ क्लाइंट का, जैसे लिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड एंटिटी, जिसे पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी भी कहते हैं, याद है? ये पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का कंसेप्ट बताया था कि इसे पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी भी कहते हैं। लिस्टेड कंपनी के केस में क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू रिक्वायर्ड है, अनलिस्टेड के केस में जिन सिचुएशन में क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू रिक्वायर्ड है उसमें सुन लें एंगेजमेंट पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंगेजमेंट पार्टनर इंश्योर करेगा क्या? अपॉइंट कर दिया गया हो, नहीं तो वो फर्म को याद करवाएगा भाईजान जिस तरह मुझे आपने इस क्लाइंट पे अपॉइंट किया है और मेरे साथ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को भी तो अपॉइंट करो, लिस्टेड क्लाइंट है। इंश्योर ये करेगा। फिर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के साथ सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस करेगा। अच्छा याद रखिए क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर जब आता है ना, ये हर चीज का रिव्यू नहीं करता। मुझे याद है हमारा एक क्लाइंट था, हम बैठे हुए थे क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के लिए, दूसरे एक सीनियर पार्टनर, एक तो हमारे क्लाइंट जो एंगेजमेंट का पार्टनर था ना, फर्म का एक दूसरा सीनियर पार्टनर आया और वो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू 3-4 घंटे में खत्म हो गया। हालांकि हमारा जो नॉर्मल टीम का रिव्यू होता है ना, उसमें पार्टनर ने एक एक एरिया चेक करना होता है, उसमें वो दिन ज्यादा लगते हैं, उसमें बाज़ का 4-5 दिन भी लग जाते हैं। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में उस पर्सन ने हर एरिया, हर प्रोसीजर को चेक नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट जजमेंट्स को चेक करना है, सिग्निफिकेंट मैटर्स को चेक करना है, ठीक है। तो अब सिग्निफिकेंट मैटर्स एंगेजमेंट पार्टनर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के साथ डिस्कस करेगा। अच्छा अब यहां पे देखिए ये पॉइंट 2 जगह पे आ रहा है। एक यहां पे आ रहा है सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस करो, एक यहां पे आ रहा है सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस करो। रिपीट क्यों हो रहा है? यहां पे उसने एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी लगाई है कि वो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के साथ डिस्कस करे, और यहां पे क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की जिम्मेदारी लगाई है कि वो पार्टनर के साथ डिस्कस करे। यानी एग्जाम में जाहिर है यहां तो हमें वो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछेगा या हमसे क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछेगा। तो एंगेजमेंट पार्टनर के हिसाब से पूछेगा तो ये प्रोसीजर, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछेगा तो ये प्रोसीजर। और अब ये जो कंसेप्ट हम पढ़े हैं ना, इस पे रिसेंटली क्वेश्चन सेट हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है वो मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद से उसको अटेम्प्ट करेंगे। मैं सिर्फ ये कंसेप्ट नॉर्मल तरीके से पढ़ाऊंगा, जिस तरीके से पढ़ा। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर में क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होना चाहिए क्या? हर कंपनी का होना चाहिए, कुछ का रिकॉर्ड है कुछ का नहीं। फॉर एग्जांपल लिस्टेड कंपनीज के केस में क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होना चाहिए। एग्रीड? क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में क्या सिर्फ एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की भी? दोनों की। शाबाश।
एंगेजमेंट पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? उसने इंश्योर करना है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट हो, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट हो गया तो उसके साथ सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस करने हैं, और जब तक क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कंप्लीट नहीं होगा रिपोर्ट को साइन नहीं करेगा। ये वैसी ही रिक्वायरमेंट है जैसे रिटन रिप्रेजेंटेशन के केस में थे। जब तक क्लाइंट रिटन रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड ना कर दे रिपोर्ट को साइन नहीं करना। जब तक क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू ना हो जाए रिपोर्ट को साइन नहीं, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का मकसद यही होता है कि फाइनल रिपोर्ट इशू करने से पहले एक दफ़ा कोई दूसरा अक्लमंद बंदा आ जाए और देख ले कोई बड़ी कोई बोंगी तो नहीं रह गई, कोई बड़ा ब्लंडर तो नहीं रह गया। बेसिक पर्पस यही होता है। तो ये क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर आके बड़ी बड़ी चीज़ें, सिर्फ सिग्निफिकेंट चीज़ें उनको चेक करता है कि ये काम हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये तो है एंगेजमेंट पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू। ये बात समझ आ गई आपको कि जब तक क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कंप्लीट नहीं होगा रिपोर्ट को साइन नहीं करना। अगर किसी जगह पे वो कह दे क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू अभी आधा चल रहा था, आधा पेंडिंग था, रिपोर्ट साइन करके दे दी, और फिर नीचे के बताइए क्वालिटी इश्यूज हैं कोई, हम कहेंगे क्वालिटी इश्यूज हैं, इश्यूज हैं, ठीक है। एंगेजमेंट सही तरीके से परफॉर्म नहीं हुई। क्यों परफॉर्मेंस का इशू है ना, क्यों? क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कंप्लीट होने से पहले रिपोर्ट इशू कर दी गई है। फिर फर्म शैल एस्टैब्लिश प्रोसीजर टू, अब क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस करेगा रिव्यूअर, कंक्लूजन को वैल्यूएट करेगा, ठीक है कि नहीं, सिग्निफिकेंट मैटर्स के कंक्लूजन, डॉक्यूमेंट्स देखेगा क्या उन सिग्निफिकेंट मैटर्स को डॉक्यूमेंट कर दिया गया है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, रिकॉर्ड को रिव्यू करेगा एक दफा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं। यानी उसने देखें बड़ी बड़ी सारी चीजों को देख लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख लिया, रिपोर्ट को भी रीड करता है, डॉक्यूमेंट्स, लेकिन डॉक्यूमेंट सारी नहीं, सिग्निफिकेंट मैटर्स की डॉक्यूमेंटेशन देखेगा और देखेगा कंक्लूजन सही ड्रॉ हुए कि नहीं। सिग्निफिकेंट मैटर्स को डिस्कस करेगा, हाँ भाईजान टेक्सटाइल सेक्टर में बताइए गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी गई थी, उसकी रिकॉर्डिंग ठीक की है। वो छोटे मोटे एक्सपेंसेस के बारे में नहीं पूछेगा कि एक्सपेंसिव रिकॉर्डिंग है, बड़े इश्यूज के बारे में पूछेगा, ठीक है, सिग्निफिकेंट के बारे में। अगर लिस्टेड कंपनी है, जो कि याद रखें मैंने आपको यह बताया कि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू लिस्टेड कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन लिस्टेड के अलावा दूसरी कंपनीज में भी क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू किया जा सकता है। यह कंसेप्ट वैसा ही है जैसा की ऑडिट मैटर का था कि लिस्टेड कंपनीज के लिए तो रिक्वायर्ड है, अनलिस्टेड में भी किया जा सकता है अगर जरूरी समझे। स्टैंडर्ड इसकी एक एग्जांपल देता है, वैसे सिलेबस में नहीं लेकिन बता देता हूं। कहता है नॉर्मली जो इनिशियल ऑडिट होता है ना, इनिशियल ऑडिट, वो अगर अनलिस्टेड भी हो ना, अनलिस्टेड, तो उसका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कुछ फर्म्स करवाती हैं क्योंकि उसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा। इसीलिए आपको याद होगा इनिशियल ऑडिट की एडिशनल प्लानिंग कंसीडरेशन में लास्ट पॉइंट कौन सा था? यही कि एडिशनल प्रोसीजर्स भी हम कंसीडर करेंगे डिपेंडिंग ऑन फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल। तो वहां पे एडिशनल से क्या मिला? ये क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू था, लेकिन उस वक्त ये लफ्ज बोलता शायद आपको समझ ना आते। तो लिस्टेड कंपनी के केस में तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होगा ही होगा, अदर देन लिस्टेड भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, उनकी अपनी मर्जी होती है। नॉर्मली इनिशियल ऑडिट पे करवा लेते हैं, इसके अलावा भी एक दो केसेस और है। 12 तो जी हाँ, वो जाहिर है डेफिनेटली की ऑडिट मैटर को तो जरूर रिव्यू कर, क्योंकि की ऑडिट मैटर तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन की ऑडिट मैटर के अलावा भी जो सिग्निफिकेंट मैटर्स है उनको भी डिस्कस करेगा। लिस्टेड कंपनीज है तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर मजीद ये चीजें देखेगा। क्या? आल्सो, इस पे अगर आप देखें ये क्या लिखा हुआ है? आल्सो इंश्योर। क्या टीम इंडिपेंडेंट है, कंसल्टेशन और कंक्लूजन ठीक हो गए। देखिए ये कंसल्टेशन वाली बात ऊपर नहीं ना उसने देखी थी, हाँ, और डॉक्यूमेंटेशन
का रिव्यू करेगा। इसमें थोड़ा कुछ मजीद डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे असल में ये देखा जाता है कि डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल, और यहाँ पे उन मजीद डॉक्यूमेंटेशन के कंटेंट्स को भी चेक किया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन का आपको पॉइंट ये रिपीट होता लग रहा होगा, लेकिन इसमें हम डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं कि मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं, और इसमें उनके कंटेंट्स का भी रिव्यू करते हैं। क्लियर, समझ आ गया? अच्छा, अभी मैं रीसेंट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपनी तसल्ली करना चाहता हूँ कि आपको क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के सारे कंसेप्ट समझ आ गए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लास में ही हमारी याद हो जाएं, इसलिए मैं बार बार आपसे रिवीजन करवा रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। सबसे पहले मुझे बताइए, क्वालिटी कंट्रोल इन ऑडिट, क्या ऑडिट फर्म को ऑडिट करते हुए क्वालिटी को इंश्योर करना चाहिए? अगर क्वालिटी को इंश्योर करना चाहते हैं तो किन 6 एलिमेंट्स पे फोकस करना है? लीडरशिप, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, एक्सेप्टेंस, परफॉर्मेंस, एक्सेप्टेंस, असाइनमेंट, परफॉर्मेंस और फिर मॉनिटरिंग। अच्छा, मॉनिटरिंग का मतलब क्या है? मॉनिटरिंग का मतलब यह है कि ये सारा सिस्टम, इसको मॉनिटरिंग की जाए, फर्म के अंदर कोई ऐसा सिस्टम हो कि वो सारे एलिमेंट्स के जैसे होता है ना क्लाइंट में एक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, उसी से तरह फर्म के अंदर एक तरह से इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट हो जो ये सारे सिस्टम की मॉनिटरिंग कर रहा हो और जिस जिस क्लाइंट में वीकनेस हो उसकी रिपोर्ट इशू कर रहा हो। आईकैप एग्जैक्टली यही काम मॉनिटरिंग का करता है, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। अगर आप आईकैप की वेबसाइट पे जाएंगे ना तो एक क्वालिटी एश्योरेंस बोर्ड है आईकैप का। क्वालिटी एश्योरेंस बोर्ड पता क्या करता है? हालांकि एक्सटर्नल हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मॉनिटरिंग का कंसेप्ट चूंकि लिंक करता है इसलिए बता रहा हूँ। क्वालिटी एश्योरेंस पाकिस्तान में जितनी भी सीए फर्म्स हैं वो आईकैप को लिखती हैं कि सर इस साल हमने इन क्लाइंट्स की ऑडिट की है। आईकैप हर फर्म के हर ऑफिस में से कुछ ना कुछ सैंपल सेलेक्ट करता है देखने के लिए कि ये ऑडिट सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और फिर जाके चेक करता है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करता है आईकैप, और जो जो वीकनेसेस सामने आती हैं उनकी बाकायदा रिपोर्ट, एक तो फर्म की थोड़ा खिंचाई होती है और उस वीकनेस, उन क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज को जो कि आइडेंटिफाई किए गए हैं उनको आईकैप एक डॉक्यूमेंट के जरिए पब्लिश भी करता है। हर साल आईकैप ये करता है। अगर आईकैप की वेबसाइट पे अगर आप जाए ना, वहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस बोर्ड कोई इस तरह का सेक्शन होगा, उसमें ये डॉक्यूमेंट मौजूद है। वो मॉनिटरिंग है। कह रहे हैं इसी तरह की मॉनिटरिंग इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को भी करनी चाहिए और ये रिपोर्ट शेयर करने और एंगेजमेंट पार्टनर को देखना चाहिए, यार ये क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हुआ है हमारा इसी क्लाइंट का पिछले साल फॉर एग्जांपल हुआ था या दूसरे क्लाइंट्स का, तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट हमारे यहाँ पे तो नहीं आ रहा, हमारे इस क्लाइंट पे? ठीक है, उनको पढ़ लें। जैसे फर्ज कीजिए मैं किसी फर्म का ऑडिट कर रहा हूँ, आईकैप ने जो अपनी रिपोर्ट क्वालिटी एश्योरेंस बोर्ड ने बनाई है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, वो मेरे किसी काम की है कि नहीं है? मेरा ख्याल है मेरे किसी काम की नहीं। क्यों भाई? जिस क्लाइंट का मैं ऑडिट कर रहा हूं ना, या जिस क्लाइंट का मैं क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कर रहा हूं, उसका तो आईकैप ने क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू किया ही नहीं है। वो आईकैप की वेबसाइट पे जो रिपोर्ट पड़ी है वो तो दूसरे क्लाइंट्स की, दूसरी कंपनीज की रिव्यू की रिपोर्ट है। वो मेरे काम की थोड़ी है कि है काम की, है काम की। जो इश्यू दूसरे लोगों के ऑडिट में हुआ वो मेरे ऑडिट में भी तो हो सकते हैं। भाई ये तो ऐसी बात हो गई कि आप कहें एग्जामिनर कमेंट्स हमारे किसी काम के नहीं है। क्यों किसी काम के नहीं है? वो तो उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने पेपर थे, मेरे थोड़ी हैं, वो मेरे थोड़े हैं। नहीं नहीं, ऐसे जो जनरल एग्जामिनर वो सबके काम आ सकते हैं। उसी तरह ये समझ लीजिए, ये भी मॉनिटरिंग का मतलब है कि दूसरे क्लाइंट्स का रिव्यू करके एग्जामिनर कमेंट्स दे देना। क्या हमारे एंगेजमेंट पार्टनर को ये मॉनिटरिंग रिपोर्ट पढ़नी चाहिए? इसका कोई इंपैक्ट आ सकता है। क्या क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हर क्लाइंट का होना चाहिए? किसका? लिस्टेड का या मजीद जिनका फर्म डिसाइड करे? क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर किसने अपॉइंट करना है? एंगेजमेंट पार्टनर ने? गलत। एंगेजमेंट पार्टनर ये इंश्योर करता है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट हो।
करना उसने खुद नहीं है, ये थोड़ी है अपना मेरा काम ये चेक करेगा, ये क्या फैसला हुआ है, मेरा काम ये, मेरा केस ये जज सुनेगा है, तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर फर्म अपॉइंट करेगी। इसमें लफज फर्म और लफज पार्टनर में फर्क तो आपको समझ आ रहा होगा। पार्टनर इंश्योर करेगा कि रिव्यूअर अपॉइंट हो गया तो उसके साथ डिस्कशन करेगा सिग्निफिकेंट मैटर्स, और जब तक क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कंप्लीट नहीं होगा क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर क्या करेगा, मैटर डिस्कस करेगा, डॉक्यूमेंट्स देखेगा, सिग्निफिकेंट मैटर्स की डॉक्यूमेंट्स बनी हुई है, जजमेंट्स ठीक है, अप्रोप्रिएट है, रीजनेबल है, और अगर लिस्टेड क्लाइंट है तो इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स को भी इंश्योर करेगा, कंसल्टेशन हुई है और उस कंसल्टेशन के बाद सही कंक्लूजन में पहुंच गया ये इंश्योर करेगा, डॉक्यूमेंटेशन के कंटेंट्स को डिटेल को रिव्यू। क्लियर? आखिरी क्वेश्चन, अगर आपने इसका जवाब दे दिया मतलब पूरा चैप्टर समझ आ गया, और अगर इसका जवाब सही नहीं दे सके तो मतलब कुछ समझ नहीं आया। क्लियर? अच्छा, सोच के जवाब दे दें लेकिन एक दफा, चेंज करने की इजाजत, चेंज करने का मतलब होगा दूसरी अटेम्प्ट दे रहे हैं आप, इसको हम करते हैं इक्वालिटी का ए बी सी। आपने जवाब सिर्फ ये देना है कि जो सवाल पूछ रहा हूं मैं इसमें क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या कुछ और आएगा, मैं भी कुछ और भी हो, गारंटी कोई नहीं है। सुन लें, ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है, नन ऑफ दीज भी हो सकता है, सुन लें, डी नहीं हो सकता, सुन लें। एबीसी लिमिटेड एक लिस्टेड ऑडिट क्लाइंट है, इस लिस्टेड ऑडिट क्लाइंट के लिए क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट किया गया है मिस्टर अकील को। मिस्टर अकील की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताइए। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है सिर्फ बी, कितनों का ख्याल है सिर्फ सी, कितनों का ख्याल है बी और सी दोनों? चलें ठीक है, इसका मतलब है मैंने बिल्कुल। अच्छा अब सुने, कुछ स्टूडेंट ने क्या किया था, ये रिसेंट टाइम में कुछ स्टूडेंट ने क्या किया था, उन्होंने सिर्फ सी लिखा, सी लिखा। अच्छा, और आके आर्गुमेंट अपनी तरफ से बड़ा वैलिड दिया उन्होंने कहा सर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा था लिस्टेड एंटिटी, मैंने कहा बिल्कुल लिस्टेड एंटिटी है, तो उन्होंने कहा देखिए फॉर लिस्टेड क्लाइंट आपने ये 3 प्रोसीजर ही लिखे हुए थे, ये मसला आल्सो, लेकिन जो पता नहीं छोटा लफ्ज था छुप गया या जल्दी जल्दी में उन्होंने हाँ इसीलिए पहले बता दिया आपको तसल्ली से। हाँ वो संडे का लेक्चर होगा ना, छोड़ने का सर जल्दी बस अब घर जाके हम पढ़ लेंगे बस। सेकंड लेक्चर नहीं होता था पहले, सेकंड लेक्चर ये पहली दफा हो रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं हुए थे। मैंने सैटरडे की छुट्टियां की थी। अच्छा एक बात बताओ, ये वजह नहीं है सैटरडे, ये क्योंकि पिछले सेशन में भी मैंने छुट्टियां की हुई हैं, पिछले सेशन में छुट्टियां की हुई है, रीजन ऑफ वेरिएंस ये नहीं है। क्लाइंट से पूछे सर इस साल डेप्रिसिएशन पिछले साल की निस्बत ज्यादा क्यों है, वो कहेगा सर पिछले साल भी 10% ज्यादा थी उससे पिछले साल, इस साल भी इसकी 10% ज्यादा, तो कोई फर्क नहीं है। केस स्टडी की आप अगर आप पिछले दो, एक तो 2 ही दें, शाबाश शाबाश क्लास के बाद 50 रुपए इनाम लीजिएगा। ये चीज केस स्टडी की ज्यादा प्रैक्टिस, और यस इसका एविडेंस देता भाई, पिछले सेशन के नंबर ऑफ लेक्चर देखना, इस सेशन के नंबर ऑफ लेक्चर इसे 115 हो गए हैं, 115, पिछले एक में 95-96 के करीब थे। और दूसरी रीजन इस सेशन में 2 ईदें आई हैं, जिसकी वजह से तकरीबन हमारे 12-13 के करीब जो लेक्चर्स हैं वो सेशन में कम है।
फिर भी ना होता ईदों के बावजूद, क्योंकि ईदें पहले भी आती रही हैं। ये है असल रीजन क्या है, केस स्टडी के ऊपर फोकस। बहरहाल चलिए, अच्छा अब सुन लें केस स्टडी कैसी आएगी। केस स्टडी बहुत ही आसान, लेकिन सुन लें ये केस स्टडी बहुत आसान है, लेकिन आपके पूरे ऑडिट सारे चैप्टर्स पे बेस कर रही है। इसमें जब केस स्टडी में किसी भी स्टैंडर्ड की वायलेशन पूछ सकता है, किसी भी टॉपिक की वायलेशन कोई पाबंदी। देखिए क्वालिटी कंट्रोल है ना, तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू तो पूरे के पूरे ऑडिट का होता है ना, उसमें तो कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस हो सकता है। तो इस चैप्टर की केस स्टडी में याद रखें, इसमें नया कंसेप्ट कोई नहीं है। फर्क सिर्फ यह है कि पुराने कंसेप्ट में से वो कोई भी कॉम्बिनेशन बना के हमसे पूछ सकता है। इसकी केस स्टडी में कभी कोड ऑफ एथिक्स की वायलेशन हो रही होती है, कभी प्लानिंग की वायलेशन हो रही होती है, कभी रिपोर्ट की हो रही होती है, कभी रिटन रिप्रेजेंटेशन की, कभी सब्सिक्वेंट कोई भी, कभी सब्सटेंटिव प्रोसीजर की, कभी कंट्रोल्स की वायलेशन हो रही होती है। कोई भी नई चीज कोई भी नहीं है, एक कंसेप्ट भी नया नहीं आएगा केस स्टडी में, सारे पुराने। लेकिन फर्क क्या है, इससे पहले जो आपने चैप्टर केस स्टडी जितनी भी पढ़ी ना, अगर आप नोट करें, वो जिस चैप्टर की केस स्टडी होती थी ना उसी में रहता था, उससे बाहर नहीं जाता था। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू की नेचर ही ऐसी है कि उसने सारे एंगेजमेंट का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में उसने कह दिया आप क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हैं, तो खुश हो जाएं कि कोई नई टेक्निकल चीज नहीं है, पुराने कंसेप्ट में से किसी ना किसी की वायलेशन करेगा जो कि आप समझ लेंगे। स्टार्ट करें, चलिए। डॉक्यूमेंटेशन रहता है, ओके 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 नो, तो क्या ओके यही कह रहा होगा, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट करो, और क्या कहना उस बेचारे ने, और इस बेचारे ने क्या कहना, ये ले। अच्छा बताएं, डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ एंगेजमेंट पार्टनर ने करनी है कि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ने भी? एंगेजमेंट पार्टनर क्या, अच्छा लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, ये डॉक्यूमेंटेशन हमारी क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू से रिलेटेड होगी, ये बाकी गाइड से रिलेटेड नहीं होगी। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कह रहा है एंगेजमेंट पार्टनर डॉक्यूमेंट करेगा, लिखेगा क्या कि एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर सही परफॉर्म किए हैं फर्म ने, अपना इत्मीनान लिखेगा, मैं मुतमिन हूं कि क्योंकि एक्सेप्टेंस चेक किए थे ना उसने, ये एंगेजमेंट पार्टनर ने इंश्योर किया, ये कंक्लूजन इज एप्रोप्रिएट, इसको यहां पे डॉक्यूमेंट कर रहा है। कंक्लूजन्स ऑन इंडिपेंडेंस कि इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंस का किधर था, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, इसको इंडिपेंडेंट कर रहा है। इश्यूज आइडेंटिफाइड, जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए सिग्निफिकेंट इश्यू सामने आए हैं, डिफरेंट सिग्निफिकेंट इश्यू सामने आए हैं, उनको डॉक्यूमेंट करना है। एंड हाउ रिजॉल्व, कुछ कंसल्टेशन के बाद रिजॉल्व हुए होंगे, कुछ कंसल्टेशन से पहले रिजॉल्व हुए होंगे। नेचर एंड स्कोप ऑफ कंसल्टेशन, जो सिग्निफिकेंट इश्यूज थे उनके ऊपर अगर कंसल्टेशन हुई तो वो किस किस्म की थी, यानी सिर्फ इंटरनल थी या इंटरनल के साथ एक्सटर्नल भी थी, और एक्सटर्नल में किस चीज का ध्यान रखना होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी का। इन शॉर्ट देखें, वो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन का असूल बताया हुआ ना, क्या कि जो भी काम करना है उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। देखे क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में एंगेजमेंट पार्टनर देखे यही 3-4 काम कर रहा था ना, वो इन्हीं को डॉक्यूमेंट कर रहा है। मेन कंसेप्ट बिल्ड हो जाए ना तो एग्जांपल याद रखना आसान होता है। इसका मतलब है ये सारी एग्जांपल्स हमारे उन्हीं पॉइंट्स के गिर्द घूमेंगी जो भी हमने पढ़े हैं। उसी तरह एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, वो क्या डॉक्यूमेंट करेगा, जो उसने क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के लिए प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, लेकिन उसने जो प्रोसीजर परफॉर्म किए होंगे वो 3-4 घंटे में किए, सिर्फ सिग्निफिकेंट मैटर्स वाले, सिग्निफिकेंट। और ये इससे क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के प्रोसीजर मुराद है, इससे ये मुराद नहीं है कि फिक्स एसेट की वेरिफिकेशन के प्रोसीजर किए होंगे,
इससे मुराद सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स नहीं है, ये क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है, कोई जूनियर थोड़ा ही है। रिव्यू कंप्लीट करना है बिफोर रिपोर्ट, और ये डेट लिखता है कब रिव्यू कंप्लीट हुआ, और ये डॉक्यूमेंट करता है कि कोई भी अनरिजॉल्व्ड मैटर या इनअप्रोप्रिएट कंक्लूजन नहीं था। यानी ये कहता है कि मैं मुतमिन हूं, मैं कि जिस कंक्लूजन पे पार्टनर पहुंचा। अब जरा थोड़ा सा एक चीज मुझे बताइए, अगर रिपोर्ट साइन हो जाए उसके बाद उसमें पता चले गड़बड़ है, क्या मॉडिफाई कर देंगे? रिपोर्ट इशू करवा के गड़बड़ आई है सामने, अब क्या मॉडिफाई करना है? किसको फांसी लगेगी? सिर्फ एंगेजमेंट पार्टनर को या क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर? दोनों को। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को भी एंगेजमेंट पार्टनर के बराबर ही समझा जाता है। और आपको एक और बात बता दूं जो आप सीफेप लेवल पे जाके सीखेंगे। हमने स्टडी किया था इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स किस पे अप्लाई होती हैं? पूरी टीम पे। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ने उन इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना है कि नहीं? यस, करना है। क्लियर? डॉक्यूमेंटेशन समझ आ गई? डॉक्यूमेंटेशन में किस चीज की डॉक्यूमेंटेशन है? जो एंगेजमेंट पार्टनर ने किया क्वालिटी कंट्रोल को इंश्योर करने के लिए, वो एंगेजमेंट पार्टनर उसकी डॉक्यूमेंटेशन करेगा, और जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ने किया उसकी नहीं, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर आईपीएफ अपॉइंट नहीं करता, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो तो एक्सटर्नल है। बताओ इसको। वो करता है आईपीएफ, लेकिन वो एक्सटर्नल है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो ऑडिट रिपोर्ट के बाद होता है। एक मिनट है, एक क्वेश्चन मेरा, एक मिनट है। ये अभी जो आपने सवाल पूछा तो मेरा रिस्क बढ़ गया। एक मिनट, आप बताइए क्या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड टाइम स्पेसिफाई करते हैं कि रिपोर्ट साइन होने के कितने दिन के अंदर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कंप्लीट होना चाहिए? नहीं, तो एप्रोप्रिएट टाइम पीरियड क्या होता है? कितने रिपोर्ट साइन होने के कितने दिन बाद? ये समझ आया? मर गया मैं बढ़ा के। कम से कम 3 जगहों पे ये बात बताई है कि रिपोर्ट साइन होने से पहले क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कंप्लीट। मर्जी भैया। हाँ जी, ऐसे नहीं हो सकता कि किसी चीज पे क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ना एग्री कर रहा। हाँ, किसी पे अगर एग्री ना कर तो वो दोनों फिर आपस में एग्री करेंगे बैठ के, या किसी सीनियर से करेंगे कंसल्ट। अब देखिए, पार्टनर क्लाइंट तो है नहीं कि अपनी बात पे कायम रहेगा। अगर वो कोई सीनियर पार्टनर कह देता है एंगेजमेंट पार्टनर को कि नहीं यार ये क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू ठीक है, इसको चेंज, तो वो चेंज कर देता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको खुद से आपकी केस स्टडी में चंद एक चैप्टर्स हैं जो इंटरेस्टिंग है। 2 अटेम्प्ट पहले तक मुझे सिर्फ एक चैप्टर पसंद था, इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस वाला, वो एक जरा अच्छा चैप्टर था। लेकिन अब ये क्वालिटी कंट्रोल वाला भी मुझे, इसकी रीजन सिर्फ एक है, क्या भला? मुश्किल नहीं है, आपके पूरे ऑडिट के कंसेप्ट को इकट्ठा कर देता है। हालांकि छोटे मोटे इशू छोटे मोटे हैं।
रिक्वायरमेंट से पढ़ के बताइए। अच्छा, क्वेश्चंस 2 सेलेक्ट करके आऊं, 2 करवा के जाने। आपकी मर्जी है, जितना मर्जी टाइम है। कल कोई बात, मुझे कोई तरह कैसे कर हो गया। अब मेरी बारी। रिक्वायरमेंट के ऊपर फोकस कीजिए। डिस्कस द क्वालिटी इश्यूज। ये लफ्ज इससे पहले आज तक किसी केस स्टडी की रिक्वायरमेंट में नहीं आया। अब आपने ध्यान से पढ़ना है। हर लाइन के बाद मैं आपसे पूछूंगा इसमें क्वालिटी इशू है कि नहीं। पहला, यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑफ एबीसी कंपनी। आ गया नहीं? विच इज द लिस्टेड कंपनी। नहीं, इशू तो नहीं है। इससे ये पता चला इसका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होगा। एंड द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ 10 बिलियन एंड रेवेन्यू ऑफ रुपीज 100 बिलियन। अच्छा, इससे हमें ये तो बता रहा है लिस्टेड से, बिलियन से, ये तो पता चला छोटी कंपनी है कि बड़ी कंपनी। ठीक है। एंगेजमेंट टीम इंक्लूड ए पार्ट टाइम सुपरवाइजर एंड 2 ट्रेनीज। एंगेजमेंट टीम में तीन ही लोग हैं, 2 ट्रेनी हैं और 1 पार्ट टाइम सुपरवाइजर है। अच्छा, दो अल्फाज बोल रहा हूं, दोनों में फर्क बताइएगा। पार्ट टाइम सुपरवाइजर और पार्ट क्वालिफाइड सुपरवाइजर, किस में इशू है? दोनों में इशू है। पार्ट टाइम कैपेबिलिटी से रिलेट कर रहा है कि उसके पास टाइम नहीं होगा पूरा दिन, और पार्ट क्वालिफाइड कॉम्पिटेंस से रिलेट है। दोनों में क्वालिटी इशू है। कोई इसमें क्वालिटी इशू सामने आया? कौन से वाला बड़ा? असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट। हाँ, आप लिखते हुए अगर असाइनमेंट भी जिक्र कर देंगे कि प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ टीम इज नॉट मेड बिकॉज टीम इट इज ए लिस्टेड क्लाइंट एंड टीम कंसिस्ट ऑफ ओनली पार्ट क्वालिफाइड, सॉरी पार्ट टाइम सुपरवाइजर एंड 2 ट्रेनीज। पहला इशू समझ आ गया हमारे सामने। नेक्स्ट, considering the time availability of supervisor, it was decided that the planned audit approach to trade payable was to place reliance on internal controls on purchasing. क्यों गलत किया? तो वो यह कहाँ कह रहा है कि मैंने टेस्ट ऑफ डिटेल नहीं, वो कह रहा है hence the audit team decided to do test of control and reduce substantive tests where possible. कोई इशू? अब जब मैंने बताना है इशू है तो फिर आपने कहना वो इशू क्या जी? शाबाश। टेस्ट ऑफ कंट्रोल के डिसीजन में टाइम अवेलेबिलिटी रेलिवेंट फैक्टर नहीं होता। टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने का डिसीजन, कंट्रोल्स पे रिलाई करने का डिसीजन स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रोल को देख के डिसाइड किया जाता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल की बेस पे किया जाता है, अवेलेबिलिटी ऑफ टीम की बेस पे नहीं किया जाता। 2 इश्यूज हो गए। नेक्स्ट, एज पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मैनुअल द परचेज ऑर्डर्स वर रिक्वायर्ड टू बी ऑथोराइज्ड बाय डिप्टी मैनेजर प्रोक्योरमेंट। During test of control, it was identified by the audit team that at least 7 purchase orders had not been authorized by the deputy manager procurement. 7 weakness है। When the audit team, चले एंड पे कम से कम ये तो आपने अंदाजा फौरी तौर पे लगा लिया ये वीकनेस है। आपको याद है जब हम चैप्टर 3 में पहुंचे थे तो आपको ये मसला बार बार आता था, सब्सटेंटिव प्रोसीजर कौन से है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल कौन से है सब। लेकिन ये मैंने उस वक्त आपको कहता था चैप्टर 10, 11, 12 कर लेंगे ना, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। अब फौरन आपने अंदाजा लगा लिया ये तो कंट्रोल वीकनेस है।
When the audit team made inquiries from the staff, it was observed that the purchases were made for business purposes. Audit team concluded that no additional procedures were required. क्या प्रोसीजर रिक्वायर्ड है? क्या प्रोसीजर रिक्वायर्ड है? एक बात आपके ठीक, मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर दूं आपके सेंटेंसेस को। आप डॉक्यूमेंट्स को मेंशन तो कर रहे हैं। टीम को कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए सिर्फ इंक्वायरी नहीं बल्कि जो अदर कॉरोबरेटिव एविडेंस भी ऑब्टेन करना चाहिए था। एग्रीड? क्योंकि उसने कह दिया कि ये तो बिजनेस पर्पस के लिए, तो इंक्वायरी से थोड़ा ही इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे, कॉरोबरेटिव एविडेंस भी लेंगे। और एक काम करना था, और एक रिप्रेजेंटेशन लेटर। क्यों रिप्रेजेंटेशन लेटर के एलिमेंट्स में कहीं में इंटरनल कंट्रोल था? रिस्क ऑफ फ्रॉड तो नहीं आएगा। रिस्क ऑफ फ्रॉड में कैसे बताइए? और क्या इशू है? नो एडिशनल प्रोसीजर वर रिक्वायर्ड। इसका मतलब है शायद कोई और काम भी करना था। सोचे अजय, मैं बताऊंगा वो सर ये काम, ये तो मैं कहने लगा था भाई। इस वीकनेसेस को मैनेजमेंट लेटर में इंक्लूड करके मैनेजमेंट को नहीं देना। ऐसा आता था तो फिर परफॉर्म करना था। परफॉर्म ये पीछे से एक स्टूडेंट ने आवाज दी थी। हाँ शाबाश, नहीं वो चल आगे चलते आगे। छोटा, इतना छोटा, ये तो ये आंख बनता है। रिक्वायरमेंट, डिस्कस द क्वालिटी इश्यूज इन द अबव सिनेरियो। यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑफ BFF कंपनी, लिस्टेड कंपनी। वो तो हमें पता है, लिस्टेड कंपनी का ही क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता है, लेकिन इसका बड़ी कंपनी है। द पेटी कैशियर इज ए रिलेटिव ऑफ द ऑडिट असिस्टेंट। हाँ, इंडिपेंडेंस का इशू आ गया। शाबाश, एक इशू आइडेंटिफाई कर लिया। During review, you found out that the audit assistants identified that the petty cashier incurred entertainment and fuel expenses for personal use for ₹15,000. ये वीकनेस इंटरनल कंट्रोल नहीं है, ये फ्रॉड है। जो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना चाहिए। मैनेजमेंट को कौन से फ्रॉड कम्युनिकेट करते हैं? ऑल फ्रॉड या मटेरियल? और दो शामिल गवर्नेंस को मटेरियल। अच्छा, दो चीजें आपने बताई। एक आपने बताया इंडिपेंडेंस का इशू है, दूसरा फ्रॉड। तीन इश्यूज हो रहे हैं छोटे से क्वेश्चन में। तीन या इश्यूज कह लें या प्रोसीजर कह लें जो आपने परफॉर्म करना है। तो वो फ्रॉड में तो आ गया, इमटेरियल ही सही, फ्रॉड है, हमने कम्युनिकेट कर दिया मैनेजमेंट को। शाबाश, असिस्टेंट को एंगेजमेंट से रिमूव नहीं करना। कहाँ किया है? कहाँ? अच्छा, आपने अपने जहन में कर दिया था, फिर आपने अगला काम भी अपने जहन में कर लिया होगा। वो नहीं, इसको इसके काम का रिव्यू वो भी कर लिया। एक से अच्छा, मुझे ये बताइए एक छोटी सी एग्जांपल, क्योंकि वैसे आपको बात समझ नहीं आएगी। आपका टेस्ट चेक होने के लिए टीए को दिया। अब मैं यही बात कर रहा, वो डिले हो गया, टाइम पे चेक हो के वापस नहीं मिला,
कभी वापस ही नहीं मिला। नहीं इतनी भी ना है, ऐसे तो नहीं ना है, ये तो आपने ओवरस्टेट कर दिया है। ये इशू किसका है, किसका कसूर है? मैनेजमेंट। हाँ, अब टीए को तो आपने इसको तो बिल्कुल ही माफी दे दी, मैनेजमेंट का सारा कसूर है, ठीक है, टीए का भी मैनेजमेंट। तो मुझे बताइए, जिस फर्म के क्वालिटी कंट्रोल में इतने इश्यूज हैं कि उसका दोस्त जो है वो क्लाइंट में काउंटेड है, उसने किसी को नहीं बताया, ठीक है, उसको पता चला भी तो रिमूव नहीं किया गया, उसके काम का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू नहीं हुआ, क्या उस फर्म के क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम पे भी क्वेश्चन मार्क नहीं है? तो उसका क्वालिटी कंट्रोल, इसका मतलब है उस फर्म ने ये स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट नहीं किया। तो ये एक आपका जनरल पॉइंट बन सकता है। किसी भी केस स्टडी में अगर कहें ना क्वालिटी कंट्रोल इशू आइडेंटिफाई करें, आपको एक क्वालिटी कंट्रोल इशू भी आइडेंटिफाई हो गया ना, टीए की एक गलती भी आपको नजर आ गई, तो आपने कहना टीए की गलती तो है ही है, साथ में मैनेजमेंट की भी गलती है, टीएस की ट्रेनिंग सही नहीं करते, इनको टाइमली कम्युनिकेट नहीं करते, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनकी मॉनिटरिंग नहीं करते। करने चाहिए कि नहीं वाह? तो आपने इसी तरह क्वालिटी के जब इश्यूज आए तो इश्यूज बताने के साथ एंड पे एक जर्नल कि जिस फर्म में ये BFF एंड कंपनी, इसका क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम भी पुअर लगता है, इसे इम्प्रूव करना चाहिए। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ नहीं चल रहे, वो तो आपने घर से करके आना है। क्लियर? तो कल के लिए आपके 2 क्वेश्चन रिव्यू एंगेजमेंट के हैं और 2 इसके हैं, 4 क्वेश्चन। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।